हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास से हम लोग शुरू करने वाले हैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज को। इस सीरीज के अंदर हम लोग 2000 से भी ज्यादा जीके के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के साथ साथ हम लोग प्रत्येक प्रश्न के साथ 5 से 6 एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो सीरीज मेरा दावा है कि आपको जरूर जरूर पसंद आएगी। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो सीरीज की। और पहला ही हमारा क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है? अलाई दरवाजा जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था वो कुतुब मीनार में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का राजा था जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर 1296 से लेके 1316 तक बैठा था। इसने कुछ निर्माण और भी करवाए थे। अलाई दरवाजे के साथ साथ जमायत खाना मस्जिद भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई। हौज खास का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। और हजार खंबा महल का निर्माण भी किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। उसके साथ बात करें तो इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लागू की थी, और घोड़े दागने की प्रथा जो है वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा था कि इन्होंने चित्तौड़ विजय के बाद चित्तौड़ का नाम बदल के खिजराबाद रख दिया था। इसको भी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? होपमैन खेल जो है वो टेनिस से संबंधित है। टेनिस से संबंधित आपके 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम भी है। उन 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम को आप याद रखेंगे, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, और चौथा होता हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन है। और विंबलडन ओपन जो है वो ग्रास कोर्ट पर यानी कि घास के मैदान पर खेला जाता है। उसके साथ आप लोग एक याद रखेंगे कि सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? वो है सर्बिया के नोवाक जोकोविच, जिन्होंने टोटल 24 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राजा ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला राजा कौन था? वो था बलबन। बलबन के बारे में और बात कही जाती है कि जो पारसी धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार होता है जिसका नाम है नौरोज, नौरोज को मनाने की प्रथा जो है किसने शुरू की थी? वो बलबन ने की थी। और बलबन के साथ आप एक और क्वेश्चन याद रखेंगे, बलबन ने एक उपाधि भी ग्रहण की थी जिसका नाम था जिले इलाही। और इस जिले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया। तो बलबन ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? जिले इलाही। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी? तुगलक वंश की नींव भारत के अंदर गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का ही एक वंश था। दिल्ली सल्तनत के अंदर हम लोग 5 प्रकार के वंशों को पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग गुलाम वंश को पढ़ते हैं। मैं आपको गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद आता हमारा तुगलक वंश, खिलजी वंश, फिर आता हमारा तुगलक वंश, फिर आता हमारा सैयद वंश, और सबसे अंतिम जो दिल्ली सल्तनत का शासन था वो था लोधी वंश का। इनके संस्थापकों की बात करें तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। अगला जो है खिलजी वंश, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां को माना जाता है। और लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी को माना जाता है। और लोधी वंश का जो अंतिम राजा था जिसका नाम था इब्राहिम लोधी, जिसको 1526 के पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने हराकर भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत पर तैमूर ने आक्रमण किस वर्ष किया? तो तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। ऑप्शन नंबर डी से होगा इसका, 1398 में। तैमूर के साथ एक और आक्रमणकारी एक आया था उसके बाद में, जिसका नाम आप लोग याद रखेंगे, नादिर शाह। नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ था, जिस समय भारत में मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, जिस जो है मयूर सिंहासन और तख्ते ताउस को बाहर से उठा के ले गया था। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में भी याद रख सकते हैं कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। और महमूद गजनवी के बारे में याद रख सकते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर 1001 ईस्वी में आक्रमण किया था पहला, और इसने टोटल 17 बार आक्रमण किए भारत पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो सती प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य हमें भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा के बारे में और बात याद रखें
तो इसका जो अंत किया था वो भारत के पहले गवर्नर जनरल, जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेटिंग। इनका अंत किसने किया था? सती प्रथा का लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था। और लॉर्ड विलियम बेटिंग ने कब किया था? 1829 में इसका अंत किया था। राजा राम मोहन राय जो है वो सती प्रथा पर रोक लगाने का एक मुख्य व्यक्ति जो है उसको हम लोग याद रखते हैं कि बहुत ही अथक प्रयास किया था सती प्रथा पर रोक लगाने का राजा राम मोहन राय ने। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? अजंता और एलोरा की गुफाएं, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और औरंगाबाद का हाल ही में नाम चेंज करके संभाजी नगर कर दिया गया है। अजंता की गुफाएं जो है वो गुप्त साम्राज्य के शासकों ने बनाई थी। एलोरा की गुफाएं वो राष्ट्रकूट राजाओं ने बनाई थी। अजंता की गुफाएं गुप्त राजाओं ने, एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट राजाओं ने बनाई थी और ये भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? शिलालेखों का जनक अशोक को कहा जाता है। और कहीं आपको पुस्तकों में यह भी मिलेगा कि शिलालेखों का जनक जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तो दोनों को ही ध्यान रखें। शिलालेखों का जनक अशोक को कहा जाता है, साथ ही आप लोग समुद्रगुप्त भी ध्यान रखेंगे। अशोक के शिलालेखों की बात करें तो अशोक ने टोटल 14 शिलालेख लिखवाए, जिसमें जो 7वां शिलालेख है वो अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है और 13वां जो शिलालेख है उसके अंदर अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। और अशोक के शिलालेख जो थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे। तो लिपि का पूछ ले कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे हुए थे, तो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे। 10वां हमारा क्वेश्चन है, विशाखदत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी हुई है? तो विशाखदत्त जो है, विशाखदत्त ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मुद्रा राक्षस, जिसके अंदर उसने चंद्रगुप्त किस प्रकार से अपनी चतुराइयों से अपने जो युद्ध जीतता है उसके बारे में वर्णन कर रखा है। ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। विशाखदत्त ने एक और नाटक की रचना की थी जिसका नाम था देवी चंद्रगुप्तम, उसको भी आप लोग साथ में याद रखेंगे। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद के 3रे अध्याय में गायत्री मंत्र लिखा हुआ है और गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? वो सूर्य भगवान सावित्री को समर्पित है। साथ ही ऋग्वेद के बारे में आप लोग याद रखेंगे, उसके अंदर 10 अध्याय है, 1028 सूक्त यानी कितने दोहे हैं, 11,000 मंत्र है। और साथ ही आप लोग याद रखेंगे कि ऋग्वेद में हमारे हिंदुओं या सनातन धर्म के प्रमुख देवता के रूप में इंद्र को माना गया है। तो ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र है। इसके अंदर 11,000 मंत्र है, 1028 सूक्त है और 10 अध्याय है। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो मनुष्यों द्वारा या वैदिक युग में प्रयोग की जाने वाली सबसे पहली धातु तांबा थी। कई बार क्वेश्चन में यह पूछा जाता है दोस्तों कि मनुष्यों द्वारा पहली बार प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु कौन सी थी? तो मिश्र धातु कौन सी थी? वो थी कांसा। और कांसा किससे बनता है? वो तांबे प्लस टिन के मिश्रण से कांसा बनता है। और साथ ही आप लोग याद रखेंगे कि सबसे पहले मनुष्य ने किस जानवर को पालतू बनाया था? तो कुत्ते को पालतू बनाया था। उसके साथ आप लोग याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के समय कौन सी फसल उगाई जाती थी? तो 2 प्रकार की फसलें उगाई, एक तो जौ उगाया जाता था और एक कपास की खेती बहुत ही ज्यादा की जाती थी। तो सबसे ज्यादा फसल कौन सी उगाई जाती थी? कपास। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? 3 वेद कौन कौन से हैं? तो वेदों की स्थापना से लेकर आप लोग 3 याद रखेंगे। 3 वेदों की स्थापना शुरुआत में हुई है, चौथे वेद की स्थापना लास्ट में हुई है और लास्ट में होने वाला कौन सा है? वो है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद को हटा के बाकी वालों को क्या कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है, यानी कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। उसके साथ याद रखेंगे कि ऋग्वेद के अंदर सनातन संस्कृति को ध्यान से समझाया गया है। सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है, इसके अंदर संगीत की विद्याएं लिखी हुई है। यजुर्वेद को गद्य और पद्य का वेद कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर कविताएं भी है और लेखन भी लिखा हुआ है। और साथ ही अथर्ववेद के अंदर किसका है? अथर्ववेद सबसे नया वेद है और इसके अंदर विज्ञान, औषधि या फिर जादू, टोना, वशीकरण, इन सभी का वर्णन जो है वो अथर्ववेद के अंदर किया गया है। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाबलेश्वर प्रसिद्ध एक मंदिर भी है और एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और महाराष्ट्र राज्य में शिरडी का साईं बाबा का मंदिर भी है। त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर भी महाराष्ट्र के अंदर है। सिद्धि विनायक का प्रसिद्ध मंदिर, महालक्ष्मी का मंदिर भी महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। उसके साथ और कुछ है, अजंता और एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कौन सा था? तो संगम काल का महत्वपूर्ण नगर था मदुरै।
ये संगम काल जो है वो दक्षिण भारत का एक प्रकार का समय माना जाता है। और संगम का अर्थ होता है सम्मेलन। तमिल कवियों के सम्मेलन को ही संगम कहा जाता है। और तमिल कवियों के 3 सम्मेलन हुए हैं, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरे को अंतिम सम्मेलन भी कहा जाता है। इनके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो संगम काल की जो पहली सभा हुई थी उसका अध्यक्ष कौन थे? उसके थे अगस्त ऋषि। दूसरी सभा के अध्यक्ष कौन थे? वो दूसरी सभा में भी अगस्त ऋषि थे। साथ में एक और कवि थे जिसका नाम था तोला कापियर। और तोला कापियर ने एक तमिल ग्रंथ की रचना की थी जिसको कहा जाता है तोला कापियम। और अंतिम जो संगम था, अंतिम संगम के अध्यक्ष कौन बने थे? तो संगम समय के अंतिम संगम के अध्यक्ष बने थे नकीर बने थे। इनको भी आप लोग साथ में ध्यान रखेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो बात करें तो ये बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने। और साथ ही आप लोग नालंदा को भी ध्यान रखेंगे। नालंदा की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय, इन दोनों को नष्ट करने का श्रेय किसको जाता है? वो है बख्तियार खिलजी को। तो दोनों को जो है, दोनों का विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो न्यूनतम दूरी की बात करें, यानी कि एक आंख के लिए आप नजदीक से नजदीक कौन सी वस्तु को देख सकते हो, तो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। और बात करें अधिकतम दूरी की तो होती है अनंत। अधिकतम दूरी का पूछा जाए तो अनंत होती है और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। उसके साथ ही आप लोग नेत्र के बारे में याद रखोगे कि नेत्र जो है वो कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? तो हमारे नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और वो बनता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। तो हमारे नेत्र द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। और प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है। और आंख जो प्रकाश होता है, वो प्रकाश हमारे आंख के किस भाग से हमारे आंख में प्रवेश करता है? तो वो कॉर्निया से प्रवेश करता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि हमारे आंख के किस भाग को रिप्लेस किया जाता है, यानी कि अब जब आई डोनेट की जाती है, आंखों का प्रत्यारोपण किया जाता है, तो कॉर्निया को जो है वो डोनेट किया जाता है। उसके साथ भी आंख से संबंधित कुछ दोष भी होते हैं। निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है, एक जरा दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जरा दृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है 1919 में ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर, पंजाब के अंदर हुआ था। इस दिन जो है अमृतसर, पंजाब के जलियांवाला बाग में लोग बैसाखी मनाने इकट्ठा हुए थे। बैसाखी मनाने इकट्ठा हुए थे। और बैसाखी के बारे में पूछा जाता है कि सिख धर्म का त्योहार है और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बैसाखी के दिन क्या हुआ था? गुरु गोविंद सिंह ने, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना के दिन को हम लोग क्या मनाते हैं? वैसाखी मनाते हैं। और साथ में ये याद रखेंगे कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी ने शुरू किया और 1922 में इसको खत्म कर दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक चोरा चोरी नाम की जगह पर एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी। और उसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अंग्रेजों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए एक उन्होंने आयोग बिठाया था। उस आयोग का नाम क्या था? तो उसका आयोग का नाम था हंटर आयोग। उस आयोग का नाम था हंटर आयोग। किस यूरोपीय शक्तियों ने शिवाजी को तोपें प्रदान? तो शिवाजी को तोपें प्रदान करने वाले कौन से यूरोपीय थे? वो थे अंग्रेज दोस्तों। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। अंग्रेज और शिवाजी मराठा थे, तो अंग्रेज और मराठाओं के बीच में टोटल 3 युद्ध हुए हैं जिनको हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं। पहला आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। पहला 1775 से 82 तक हुआ, यानी कि 1775 में हुआ। दूसरा 1802 में हुआ और तीसरा 1817 में हुआ। पहले को छोड़ के दोनों, यानी कि दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, दोनों को अंग्रेजों ने जीता। और पहला आंग्ल मराठा युद्ध मराठों ने जीता। और मराठों के और अंग्रेजों के बीच में जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, उसके बाद कई बार पूछा था कौन सी संधि हुई थी, तो वो सालबाई संधि हुई थी।
आंग्ल मराठा युद्ध, पहले आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों और मराठों के बीच में सालबाई की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वो किस किस के बीच थी? तो पहली टेलीग्राफ लाइन थी वो थी कलकत्ता और आगरा के बीच। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ आया है नाम लॉर्ड डलहौजी। तो डलहौजी अपनी राज्य हड़प नीति के तहत, राज्य हड़प नीति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था और राज्य हड़प नीति को लागू करने के बाद इसने 3 राज्यों को अपने अंडर कर लिया था। उसमें कौन कौन से थे? एक तो महाराष्ट्र का सतारा था, एक नागपुर था और एक था झांसी। तो राज्य हड़प नीति के तहत कौन कौन से राज्य डलहौजी ने हड़प लिए थे? तो सतारा, नागपुर और झांसी को। अपवन या डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? यानी कि किस अंग की क्रिया को पूरा करने के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्क। यानी कि किडनी के काम को पूरा करने के लिए हम लोग अपवन या डायलिसिस यूज करते हैं। बात करें किडनी की, तो हमारे किडनी जो है हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, क्योंकि ये ब्लड को, रक्त को प्योर करने का काम करता है। ब्लड से सारी जो है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। किडनियां हमारे शरीर के अंदर 2 होती है। दोनों किडनियों का आकार जो होता है इस प्रकार के, एक सेम के बीज के आकार का होता है, यानी कि सेम के आकार का होता है। और साथ में आप याद रखोगे किडनी का जो अध्ययन होता है उसको बोला जाता है नेफ्रोलॉजी, क्योंकि किडनी की जो इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में मतदान की आयु की सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई? तो सन 1988 का जो संविधान संशोधन हुआ था वो कौन सा हुआ था? 61वां संविधान संशोधन। इसमें मतदान देने की जो आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दिया? 18 वर्ष कर दिया गया। इसके साथ भी भारत में आज तक यानी कि 2023 तक टोटल 127 संविधान में संशोधन हो चुके हैं। और सबसे बड़े संविधान संशोधन की बात करें तो हुआ था 1976 में, आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने लगाया था। और वो संविधान संशोधन कौन सा था? 42 यानी कि 42वां संविधान संशोधन था। वो सबसे बड़ा संविधान संशोधन, जिसको हम लोग छोटा संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा हमारे संविधान में जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था? तो किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 370 के द्वारा, जिसको आपको पता है वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है इसको खत्म कर दिया गया था 2019 में। तो आप डेट भी याद रख सकते हो, 5 अगस्त 2019 में जो है ये धारा 370 को हटाया गया था। और उसके बाद जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको हटा के जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत के अंदर 29 की जगह 28 राज्य हो गए और 7 की जगह 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यूनियन टेरिटरी 8 है। किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे अधिक है? ईसाइयों की सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत के अंदर मिजोरम राज्य के अंदर है, मेघालय राज्य के अंदर सबसे ज्यादा ईसाइयों की जनसंख्या, लेकिन मेघालय ऑप्शन में ना है तो हम लोग इसका सही आंसर करेंगे। दूसरे नंबर पे आता है नागालैंड। तो सबसे ज्यादा ईसाइयों की जनसंख्या नागालैंड राज्य में है। क्वेश्चन अगर मुस्लिम का पूछ ले कि मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र या मुस्लिम आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, मुस्लिमों की जनसंख्या। और अगर प्रतिशत मुस्लिम आबादी पूछ ले कि सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रतिशत कहां पर है, तो हम करेंगे लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप की जो जनसंख्या है उसकी 97% जो जनसंख्या वो क्या है? मुस्लिम है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी किन 2 नदियों की संयुक्त धारा है? तो गंगा नदी जो है वो भागीरथी और अलकनंदा नदी की जो है संयुक्त धारा को गंगा नदी कहते हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है? वो उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलकर क्या बनाते हैं? गंगा नदी बनाते हैं। गंगा नदी की लंबाई आप लोग याद रखेंगे 2525 किलोमीटर है। ये 2 देशों में बहती है, 2 देशों में बहती है, भारत और बांग्लादेश में। बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम पद्मा होता है और भारत के 5 राज्यों में इसका प्रवाह होता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों में गंगा नदी का प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन है, देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह वचन किसने कहे थे? यानी कि ये नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मदन लाल ढींगरा ने। मदन लाल ढींगरा जो लंदन में इंडिया हाउस था, उस इंडिया हाउस के सदस्य थे। इंडिया हाउस क्रांतिकारियों का एक विशेष जगह हुआ करती थी लंदन के अंदर, और इन्होंने लंदन में एक अंग्रेज अधिकारी की गोली मारकर हत्या की थी। उसका नाम था कर्जन वाइली।
तो करजन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने की थी। ये इंडिया हाउस के सदस्य थे, जहां के सदस्य वी डी सावरकर भी रहे हैं। और मदन लाल ढींगरा ने क्या कहा था, देश की पूजा ही राम की पूजा है। अमृता शेरगिल ने अपने किस कला के लिए प्रसिद्ध है? अमृता शेरगिल कौन सी कला के लिए? तो वो है चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही अच्छी चित्रकार है अमृता शेरगिल। और उसके साथ ही भारत के कुछ अन्य चित्रकारों के नाम अगर आपको याद रहे तो राजा रवि वर्मा सबसे महत्वपूर्ण है। राजा रवि वर्मा, सतीश गुजराल का नाम भी इसमें आता है। सतीश गुजराल ये भी भारत के बहुत ही बड़े चित्रकार रह चुके हैं। उसके साथ अवनींद्रनाथ टैगोर और जेमिनी रॉय, ये भारत के प्रमुख चित्रकार हैं। और विश्व के एक प्रसिद्ध चित्रकार जिनका नाम आपने सुना होगा, उनकी चित्रकारी का नाम है मोनालिसा पेंटिंग। और मोनालिसा पेंटिंग पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित है। और इसको बनाने वाले चित्रकार जिनका नाम था लियोनार्डो द विंची। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? तो सबसे पहले ग्रहों की गति के नियम दिए थे केपलर ने। कॉपरनिकस के बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हैं। इन्होंने जो है सबसे पहले सौर मंडल को समझाया था। इन्होंने ही सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी जो वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी, यानी कि ग्रेविटी की खोज की थी। और आइंस्टीन ने जो है E बराबर mc स्क्वायर, जिसको हम लोग सापेक्षता का सिद्धांत भी बोलते हैं, उन्होंने ये दिया था। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म जो है वो ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय कुल में हुआ था। और भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भी हुए हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर, जिनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। 599 ईसा पूर्व यानी कि 599 बीसी में हुआ था। और इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। और इनके बचपन का नाम भी कई बार पूछा था। इनके बचपन का नाम था क्या? वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और जैन धर्म के ये 24वें तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य राजाओं ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रकूट राजाओं ने खजुराहो का जो मंदिर है, उस खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। चंदेल राजाओं ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। और राष्ट्रकूट राजाओं ने जो है एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया था। और शुंग राजाओं के बारे में बात करें तो इन्होंने एक स्तूप बनाया था जिसका नाम था बरहुत स्तूप। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? शुंग राजाओं के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित किया गया? तो क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप कब हुआ था? वो हुआ था 1975 में। और पहला वर्ल्ड कप जीता किसने था? वो जीता था वेस्ट इंडीज ने जीता था। वेस्ट इंडीज ने 1975 का पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। भारत ने आज तक 2 वर्ल्ड कप जीते हैं। वो जीता था एक तो 1983 में, कपिल देव भारत के कप्तान थे जब। और दूसरा जीता था 2011 में, जब भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हुआ करते थे। और सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा जीतने वाले कौन है? वो है ऑस्ट्रेलिया, जिसने 6 बार वर्ल्ड कप जीता है। और वर्ल्ड कप के बारे में एक और बात है कि हर 4 साल के बाद वर्ल्ड कप आयोजित होता है। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। दक्षिण भारत के कुछ महत्वपूर्ण नृत्यों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कर्नाटक का एक नृत्य है जिसका नाम है यक्षगान। मोहिनी अट्टम और कथकली केरल के नृत्य है। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम कहाँ का है? वो तमिलनाडु का है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के समय डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था का स्थापना किसने की? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1984 में की गई थी। और वो की गई थी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को हम लोग कांग्रेस के गर्म दल के नेता के रूप में जानते हैं। गर्म दल के नेता जिनको हम लोग बाल, लाल, बाल और पाल के नाम से जानते हैं, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको एक और बात ध्यान रखनी, इन्होंने 2 समाचार पत्र छापे थे जिसका नाम था, एक तो केसरी था, एक था मराठा। मराठा इंग्लिश में था और केसरी जो इन्होंने संपादन किया था वो तो मराठी लैंग्वेज में था। और इस केसरी के कारण ही पत्रकारिता के क्षेत्र में पहली बार जेल जाने वाले पहले पत्रकार कौन बने थे? बाल गंगाधर तिलक। साथ ही एक और पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक ने जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी उसकी महाराष्ट्र के अंदर स्थापना की थी। तो महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। साइकिल का आविष्कार किसने किया? साइकिल का आविष्कार ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मैकमिलन ने किया है। मार्टिन लूथर ये एक अमेरिका के समाज सुधारक थे। मार्टिन कूपर जो है इन्होंने मोबाइल का आविष्कार किया है।
और कार्ल मार्क्स के बारे में याद रखेंगे तो ये एक जर्मन दार्शनिक थे और इनकी एक पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, उसका नाम था दास कैपिटल। इस पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली यानी कि पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? तो पिन कोड प्रणाली का शुरुआत हुई थी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, 1972 में। और पिन कोड आपको पता है हमारे सभी शहरों का पिन कोड जो है वो 6 अंकों का होता है। और वर्तमान यानी कि आज के समय तक भारत के अंदर टोटल कितने पिन कोड है? तो 19,100 पिन कोड वर्तमान समय में मौजूद है। और डाक जोन की बात करें तो भारत के अंदर टोटल 9 डाक जोन है और भारत का क्षेत्रीय कोड जो है, मोबाइल कोड है, वो है +91। पृथ्वी तल के कितने प्रतिशत भूभाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो महाद्वीप कितने प्रतिशत है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 29.2% भूभाग पर हमारा महाद्वीपीय विस्तार है। और उन महाद्वीपों में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है, जिनको हम लोग क्रम से याद रखेंगे यानी कि बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा एशिया, एशिया से छोटा अफ्रीका, अफ्रीका से छोटा नॉर्थ अमेरिका, फिर आता हमारा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से छोटा है अंटार्कटिका, फिर आता है यूरोप, और सबसे छोटा हमारा जो महाद्वीप वो है ऑस्ट्रेलिया। साथ ही हम लोग महासागरों के बारे में भी याद रख सकते हैं, तो उसकी ट्रिक भी होती है PAI ऐसे पैसा, यानी कि पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ये भारत के विश्व के प्रमुख महासागर है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसका नाम है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पेरियार। उसके साथ कुछ और नेशनल पार्क को आप ध्यान रखेंगे, जैसे काजीरंगा है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। हिम तेंदुए यानी कि जो हिम तेंदुए जो होते हैं, आइस स्नो लेपर्ड, उनके लिए फेमस कौन सा है? हिमिश नेशनल पार्क जो लद्दाख का है वो। उसके बाद आप लोग एशियाई शेरों के लिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो गिर नेशनल पार्क जो है वो एशिया के शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और साइबेरियन क्रेन पक्षी है, उसके लिए केवलादेव नेशनल पार्क जो है वो फेमस है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र था? तो पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र था, ऑप्शन नंबर सी से होगा इसका, गोवा। और इसके साथ एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे अंतिम राज्य जो भारत के अंदर शामिल हुआ था, या सबसे अंतिम में आजाद होने वाला क्षेत्र कौन सा था? वो गोवा था। गोवा जो है 1961 में भारत के अंदर शामिल हुआ, यानी कि पुर्तगालियों के शासन से मुक्त हुआ था। और डेट भी आप लोग याद रख सकते हो, 19 दिसंबर 1961 में जो है गोवा आजाद हुआ था। और गोवा को आजाद करने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन भी चलाया था, यानी कि एक उसका नाम था ऑपरेशन विजय। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और अंग्रेजों के बारे में याद रखें तो अंग्रेजों ने अपनी पहली जो व्यापारिक कोठी बनाई थी वो सूरत में बनाई। हर चरित्र एवं कादंबरी किसकी रचना है? तो हर चरित्र एवं कादंबरी बाण भट्ट की रचना है। और बाण भट्ट जो है वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। मुंशी प्रेमचंद ने भी कुछ रचनाएं की है, जिनमें हम लोग गोदान याद रखते हैं। गोदान, रंगभूमि, कर्म भूमि, ये सब मुंशी प्रेमचंद की है। मेगिस्तीनीज की एक बुक है जिसका नाम है इंडिका। और पाणिनि जो है, जिनको संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अष्टाध्यायी। पेंसिल की लीड किस तत्व की बनी होती है? तो पेंसिल की लीड जो होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। हीरा जो है वो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ग्रेफाइट और हीरा दोनों किसके हैं? कार्बन के अपर रूप होते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, जिसमें 6 ही प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। और कार्बन की जो संयोजकता है वो आप लोग याद रखेंगे 4 होती है। और कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सहसंयोजक यौगिक बनाता है, और जिसके यौगिक हमारी पृथ्वी पर या हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो यौगिक मौजूद है वो किसके हैं? कार्बन के। और इसकी संयोजकता 4 होती है और इसको सहसंयोजक यौगिक बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है ये। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की 3 बैठकें हुई है। एक 1946 में हुई है, एक 9 दिसंबर को हुई है दोस्तों, एक 11 दिसंबर को, और एक हुई है 13 दिसंबर को। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को। और उसके साथ याद रखोगे कि पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का, और दूसरी बैठक में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और तीसरी सभा जो हुई थी उसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की उद्देश्य जो है या प्रस्ताव जो है वो पेश किया था, उद्देश्य का पेश की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो सबसे पहले वंदे मातरम को कब गाया गया था? 1896 में गाया गया था। वंदे मातरम को लिखा किसने था? वो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था आनंद मठ, और उसी आनंद मठ में इन्होंने ये वंदे मातरम लिखा था। और आनंद मठ इन्होंने जो भारत के अंदर पहला धार्मिक विद्रोह हुआ था, पहला धार्मिक आंदोलन जिसका नाम था सन्यासी विद्रोह, उस सन्यासी विद्रोह पर लिखा थी आनंद मठ। उसके बाद आप लोग जनगण मन का भी ध्यान रखेंगे, जो भारत का राष्ट्रगान है वो पहली बार 1911 में गाया गया था। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में और जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में मान्यता कब मिली थी, यानी कि भारत के संविधान में मान्यता कब मिली थी? वो मिली थी 24 जनवरी 1950 को, यानी कि संविधान लागू होने से 2 दिन पहले ही इनको राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है? तो 7 पहाड़ियों का शहर रोम को कहा जाता है, यानी कि इटली की राजधानी रोम को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। रोम को और पॉप सिटी भी कहा जाता है, यानी कि पॉप का शहर भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ जो है बहुत ज्यादा पादरी रहते हैं। साथ ही इसको इटरनल सिटी भी कहा जाता है, इटरनल यानी कि बहुत ही पवित्र शहर। पवित्र शहर या होली सिटी, इटरनल सिटी, ये किसको कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोम के अंदर एक छोटा देश है जो विश्व का सबसे छोटा देश है, जिसका नाम है वेटिकन सिटी। ये रोम के अंदर स्थित है और वेटिकन सिटी में ही पूरे विश्व का सबसे बड़ा चर्च है जिसका नाम है सेंट पीटर बेसिलिका। ये विश्व का सबसे बड़ा चर्च है और ये कहाँ है? ये वेटिकन सिटी में है और वेटिकन सिटी रोम में है, इसलिए हम लोग रोम को होली सिटी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले दिया था, ऑप्शन नंबर बी से होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और सापेक्षता का सिद्धांत क्या होता है? E बराबर mc²। एडिसन ने जो है आपको पता है बल्ब का खोज किया था। थॉमसन ने जो है आपको याद रखेंगे, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। साथ में आप लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी ध्यान रखेंगे। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने की थी। परमाणु की भी खोज याद रखेंगे आप लोग, परमाणु की खोज डाल्टन ने की थी दोस्तों। अगला है सीवी रमन। सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी और सीवी रमन भारत के पहले वैज्ञानिक है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया और भारत के पहले व्यक्ति है, जब 1954 में जब भारत रत्न देना शुरू हुआ था तो पहले ही व्यक्ति बने थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, शक संवत को राष्ट्रीय पांचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो शक संवत को 22 मार्च 1957 में भारत के राष्ट्रीय पांचांग के रूप में अपनाया गया। और शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो एक कुषाण वंश का राजा था जिनका नाम था कनिष्क। कनिष्क ने जो है वो शक संवत की स्थापना की थी और ये की थी 78 ईस्वी में की थी। इसके साथ आप लोग विक्रम संवत की भी ध्यान रखेंगे। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व यानी कि बीसी में ये पहले हुई थी। हुई थी और इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है कालिदास की रचना है। वेद व्यास की रचनाएं कौन कौन सी? तो महाभारत और भगवद गीता, ये दोनों रचनाएं वेद व्यास की है। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। और रामचरितमानस कई बार पूछा जाता है कि किस भाषा में लिखी गई है, तो अवधी भाषा में लिखी हुई है। रविंद्रनाथ टैगोर की कौन कौन सी रचनाएं? तो कई सारी रचनाएं जिनमें महत्वपूर्ण है गीतांजलि है, गोरा, गार्डनर, कबूलीवाला, ये रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ महत्वपूर्ण रचना है। और आप लोग ध्यान रखेंगे 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को पहली बार, भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य में, 1913 में दिया गया था और इनके एक बंगाल साहित्य जिसका नाम था गीतांजलि, उस पुस्तक के लिए दिया गया। और उसके साथ रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है उसका राष्ट्रगान भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया? पहले तो यह है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर है कहां? ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है और इसका निर्माण गंग वंश के राजा ने करवाया। उसका नाम है नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है वो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। उसके अलावा आप लोग कोणार्क का सूर्य मंदिर भी याद रखें जो ओडिशा के अंदर है, और साथ ही आप लोग जगन्नाथ पुरी का मंदिर भी याद रखेंगे। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर भी किसने बनाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया था।
और जगन्नाथपुरी का मंदिर किसने बनाया था? वो बनाया था अनंत वर्मन ने बनाया था। और ये तीनों ही राजा जो थे वो गंग वंश के राजा है। तो ये तीनों ही मंदिर हमारे ओडिशा के अंदर है और तीनों का निर्माण गंग वंश के राजाओं ने करवाया था। नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम रथ मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर बनवाया और जगन्नाथपुरी का मंदिर अनंत वर्मन ने बनवाया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट जो भारत का सबसे पुराना और भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, वो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है और उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना 1936 में हुई, 1936 में हुई है और इसका पहले नाम हेली नेशनल पार्क था और उसके बाद उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया? तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था दोस्तों चंदेल वंश के राजाओं ने। और चंदेल वंश के बारे में एक आप ध्यान रखेंगे बात कि इस वंश के संस्थापक कौन है? तो उस संस्थापक का नाम है नानू। और इन चंदेल राजाओं की जो राजधानी थी वो राजधानी थी खजुराहो, इसलिए यहाँ पे उन्होंने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया। और इसका जो अंतिम शासक था चंदेल वंश का, उसका नाम आप जरूर याद रखोगे, परमर्दी देव था। तो परमर्दी देव जो है सबसे अंतिम शासक था चंदेल वंश का और इसका नाम परिमल या परमाल भी था। सबसे अंतिम क्वेश्चन है हमारा, बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन, ये शब्द जो है सब किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ जो है जिसके अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा गोल्फ में कितने खिलाड़ी खेले जाते हैं, तो एक साथ कई खिलाड़ी खेल सकते हैं, इसकी टीम कोई फिक्स नहीं होती, 1 2 3 4 कितने भी खिलाड़ी खेल सकते हैं। एक ट्रॉफी होती है जिसका नाम है वॉकर कप, ये गोल्फ की सबसे चर्चित कप है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और गोल्फ का जो मैदान होता है, इसके मैदान को कोर्स बोला जाता है, यानी कि गोल्फ कोर्स कहते हैं, कोर्स कहा जाता है। तो अब हमारे यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त हुए और आज हमारा पहला सीरीज था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चंस आपको महत्वपूर्ण लगे होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।